बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे यहाँ आके खास बात अच्छी लग रही है कि मैं बहुत वक्त बाद अपने ही हॉस्टल में आया हूँ। मैं खुद इस हॉस्टल में रहता हूँ। But I did want to check something. Is there someone who doesn't follow Hindi at all or has serious difficulties in following Hindi? Surajit was nice enough to speak in Hindi, which is probably not your mother tongue. So I would be at ease if I spoke in Hindi. But if anyone has difficulty, please let me know. Just raise your hand. It's all right. So something has really changed in our culture here. जब मैं यहाँ स्टूडेंट था 30 साल पहले, 33 साल पहले, उस वक्त यहाँ सारे लेक्चर इंग्लिश में हुआ करते थे। और मैं समझता हूँ कि इसलिए नहीं कि हिंदी मेरी मदर टंग है, बल्कि इसलिए कि किसी भी इंडियन लैंग्वेजेस का हमने इस्तेमाल करना यहाँ शुरू किया है। यू आर अनंतमूर्ति कहते थे इंग्लिश एंड भाषाज, और भाषाज की जब एक एक्सेप्टेंस बढ़ती है तो वो एक कैंपस के डेमोक्रेटाइजेशन का लक्षण है, और मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस भी यहाँ बोली जाएंगी, तो वो सचमुच हमारी भाषाओं की जीत होगी। सिर्फ हिंदी बोले जाना कई मायनों में उस पूरी इक्वेशन को बदल देता है। तो खैर फिलहाल मैं हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक और बात यहाँ कैंपस में बदली है पिछले 35 साल में, वो ये कि जब मैं स्टूडेंट था तब कास्ट के सवाल पे बहुत चर्चा नहीं होती थी। इट वॉज वन ऑफ दोज वेरी साइलेंट थिंग्स इन द कैंपस। और पिछले 10 साल से जब भी मैं इस कैंपस में आता हूँ, मैं देखता हूँ कि इस सवाल पे बहुत खुल के चर्चा होती है, बहुत कायदे से चर्चा होती है। That is clearly the second aspect in which this campus has become more democratic than it was in my days. अमूमन इच्छा तो ये होती है, और ख़ास तौर पे जब बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं तो इच्छा ये होती है कि मेरे ज़माने में तो JNU पता नहीं कैसी थी, उसके बाद तो सिर्फ डिक्लाइन हुआ है। और JNU की एक अपनी माइथोलॉजी है गोल्डन एज की, जिसमें जिस साल मैं होता हूँ JNU में उस साल तक गोल्डन एज चलती है, उसके बाद गोल्डन एज उतरनी शुरू होती है। जब मैं JNU में आया था 1981 में, तो मुझे बताया गया कि you just missed the golden age. Golden age was just post emergency, and I felt absolutely terrible about it, having missed the golden age. फिर मैं 10 साल बाद 1990 के करीब JNU आया था, तो मुझे पता लगा कि 1983 तक गोल्डन एज थी, तो I just made it. I felt very pleased about it. फिर मुझे बाद में पता लगा कि गोल्डन एज को 1990 तक आ गई थी। Believe me, from what I look at this campus, this looks to me more golden than it was in my days, and it's really lovely to see this campus. एक तो जनरल बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद स्पेसिफिकली इस नोटिफिकेशन के बारे में। एक तो ये कि मैं कोई बहुत फड़कता हुआ भाषण देने वाला नहीं हूँ। उसका जमाना 9 फरवरी के बाद था, और मैं समझता हूँ 9 फरवरी की इवेंट से एक जो लेसन हमने सीखा, वो सीखना चाहिए। वो ये कि सीरियस डिबेट्स में हमें बारीक नुआंस्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए तैयार होना चाहिए। जो एक गलती मेरे ज़माने में JNU में थी, जिससे आप सीख सकते हैं, वो ये कि मुझे लगता था कि हालांकि हम दुनिया को जाके बोलते तो ये थे कि JNU में बहुत सीरियस आर्ग्यूमेंट होता है, रीज़न रैशनल आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन मुझे लगता था तब भी बहुत ज़्यादा रेटरिक का क्वोशेंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और जो लोग बहुत लच्छेदार बातें बोल लेते थे वो बहुत आगे निकल जाते थे। पिछले साल शायद हम सब ने महसूस किया कि रेटरिक कैन बी टर्न्ड अगेंस्ट अस इन वेज विच इज सो कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव ऑफ logic, destructive of reason, destructive of democracy. So I think I would really plead with all of you, not about today's meeting, because today's meeting is not about those issues at all, but by and large, it's nice to enjoy a bit of rhetoric. Do love it, do enjoy it by all means, but it should not be more than chutney in a thali. In a thali में थोड़ी सी चटनी हो अच्छी लगती है, थाली में खाली चटनी आपको कोई खिला दे तो शायद दिक्कत हो जाएगी। I think we should be very careful about this, and I say this with some reason. So I hope you would
just remember this little caution. If someone is giving a wonderful speech, just ask yourself, am I getting any argument at all? Is there some reason? Or am I just being given wonderful words? And wonderful words, remember, can be backed by people against you. Especially if you have state power and media power, which was working against this institution last year. It was nothing but a brute combination of state power and media power, used with deadly effect. And I think one lesson we all must pick from that is, no matter how beautiful the language, no matter how often I'm told about something, in the last instance, I shall ask, so what was the argument? ये हमें बार बार पूछना होगा कि तर्क क्या था, बात क्या कही गई थी, और अंततः वही बात है जो डेमोक्रेसी को आगे लेके जा सकती है। एक छोटी सी बात मैं कैंपस में पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। मैंने आपने देखा कि आपने फ्रेशर्स के लिए वेलकम लगाया है, बहुत अच्छी चीज़ की है। मैं पूछना चाह रहा था कि आपके वाइस चांसलर जब आए तब उनका आपने कुछ वेलकम किया था कि नहीं? क्योंकि बहुत नाराज से नजर आते हैं मुझे, और मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा वेलकम करने की जरूरत है। थोड़ा नए आए हैं इंस्टीट्यूशन में, जैसे फ्रेशर्स को आप सिखाते हैं कि देखो जेएनयू में आ गए हो, वैसी चीजें मत किया करो। तो जस्ट दैट चटनी है, थोड़ा सा उन्हें सिखा दीजिए कि देखिए अब जेएनयू में आ गए, ऐसी बातें मत किया कीजिए, कुछ कायदे से चला कीजिए। I think there's something significant about the nature of power. Power is not about exercising rules, implementing rules. वो तो हर कोई करता है, ब्यूरोक्रेट भी करता है। Rules in fact constrain power. Power is also not about framing rules. वो पावर करती है, छोटी पावर करती है। Power is about deciding when you can free yourself of rules. असली पावर दुनिया में वही होती है जब आप तय करते हैं कि रूल अच्छा छोड़ो ना, साइड में रखो, मैं बताता हूं क्या करना है। And I think increasingly in our country we are witnessing that. What is happening across many domains is that we are now being told, all right, this was the reason, ये आर्ग्यूमेंट था, ये रूल था, लेकिन कल तक था, आज से नहीं। क्यों? क्योंकि हम हैं ना, हम बोल रहे हैं इसलिए। That is the most brute power. So, till yesterday, you could say the Prime Minister should be investigated because here is a diary, here are some documents. You could say Manmohan Singh should be investigated. People normally believe that he had not taken money, and I'm one of those who continue to believe that he did not take money with his own hands. But it was quite all right for people to stand up and say, here is a Colgate scam, you were the coal minister, you must be investigated. You could say that about Rajiv Gandhi in Bofors. Here is a trail, here is some evidence, something is fishy, you must be investigated. कल तक आप ये सवाल उठा सकते थे, सारी पार्टियां उठा सकती थी, इस पे चर्चा हो सकती थी, और जवाब देने वाला ये कहता था कि आपके आर्गुमेंट झूठ हैं, आपके तर्क में कोई दम नहीं है, आपकी एविडेंस झूठी है। लेकिन आमतौर पे ये नहीं कहा जाता था कि अरे प्रधानमंत्री के बारे में कैसे आप बात कर सकते हैं, अब नए रूल बन गए हैं। अब तर्क ये नहीं है, जैन हवाला डायरी में जो एविडेंस था उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा एविडेंस सहारा और बिरला पेपर्स में है। आज जवाब ये नहीं है कि ये एविडेंस गलत है, आज जवाब ये है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। दिस इज पावर। पावर इज दिस, your ability to draw fresh set of rules, or to say whatever were the known set of rules and conventions don't matter, the world begins with me. कल परसों देखिए एक कन्वेंशन चला आ रहा है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, कि जब इलेक्शंस होते हैं तब कोई बहुत मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं होता है।
इट्स स्लाइटली क्लमजी कन्वेंशन, क्योंकि इससे कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है. आई डोंट थिंक इट्स द बेस्ट कन्वेंशन. सारे डिसीजंस रुक जाएं बहुत अच्छी चीज नहीं है, बट वट एवर, दिस इज, ये कन्वेंशन है, बहुत वक्त से चला आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने इसको चलाया है, और इसको अब एक इस देश की डेमोक्रेसी के रूटीन का हिस्सा बन गया है. और ये बार बार हुआ करता था कि ये पर्टिकुलर इलेक्शन, उत्तर प्रदेश और पंजाब का इलेक्शन हमेशा बजट से क्लैश करता था, और उसके लिए या तो इलेक्शन को पहले किया जाता था या बजट को बाद में किया जाता था. 2012 में जब क्लैश हुआ तो बजट को पोस्टपोन किया गया. इस बार क्या बताया जा रहा है? नहीं, फ्रेश बात करेंगे. बजट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. ऑफ कोर्स इट इज, बट इज इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू प्रेजेंट इट ऑन द 1st of February? नो नीड टू आंसर. दिस इज पावर. अब तक हम जो सवाल कर रहे थे, आप पूछते रहिए, अरे साहब आप भी तो ऑपोजिशन में थे, तब आपने क्या मांगा था, पिछली बार भी तो ये हुआ था, तब आप क्या बोल रहे थे. नहीं, टेबल जैसे ये टेबल साफ हो गई है, टेबल साफ हो गई है. आज से मैं हूं, आज से तर्क नए तरीके से शुरू होगा. मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके कैंपस में भी यही कुछ हो रहा है इस वक्त. नए तरीके से रूल्स बनाना, रूल्स को तोड़ना, उसको नए तरीके से परिभाषित करना शुरू हो रहा है, और यह चीज है जिसका विरोध करने की जरूरत है. मैं रूल्स के बारे में बात करूंगा, नोटिफिकेशन के बारे में भी बात करूंगा. मेरे हिसाब से असली सवाल नोटिफिकेशन का नहीं है. असली सवाल है ये जो मनस्थिति इस वक्त है, जो आपके वाइस चांसलर साहब, आपका यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त डिफाइन कर रहा है. नए सिरे से रूल्स बनेंगे, नए सिरे से इंप्लीमेंट किया जाएगा. निवेदिता मेनन को बताया जाएगा कि वो कहां खड़े होकर बोल सकती हैं और कहां खड़े होकर बोल नहीं सकती. मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उन्हें 35 साल से जानता हूं. वो मेरी बैचमेट थी. हम दोनों सीपीएस में एक ही बैच से हैं. और मैं आप सबके माध्यम से इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बताना चाहता हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं, निवेदिता मेनन को चुप नहीं करवा सकते. I asked her just अभी आधा घंटा पहले, I checked again with her. So have you received an official notice for inquiry? She said no. So what have you received? She said I've received a kind of an advisory, a letter, saying कि आप जहां बोली थी वहां आपको बोलना नहीं चाहिए. I clarified again. Is it about the content of your speech or is it about the location of your speech? She said it's about the location of your speech. अब इस यूनिवर्सिटी में बताया जा रहा है कि आप कहां खड़े होके बोल सकते हैं, कहां खड़े होके बोल नहीं सकते. ये है, अचानक इसके पीछे कोई रूल इन्वेंट कर लिया जाएगा, कोई ना कोई चीज निकाल ली जाएगी बताने के लिए, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपको धड़ल्ले से बताया जाएगा मैं वाइस चांसलर हूं ना, मैं बोल रहा हूं इसलिए. So that is what is happening here on every possible count, beginning most visibly with the 9th of February. पुलिस का आना, जो कुछ भी हुआ, और पावर को रेजिस्ट करने का मतलब है इस, जिसे पंजाबी में कहते हैं धक्केशाही. धक्केशाही करने का वो जो प्रेरोगेटिव है, वो पावर को डिफाइन करता है, और उसको आप किस हद से रेजिस्ट कर सकते हैं, किस तरह से रेजिस्ट कर सकते हैं, वो आपका इम्तिहान है. हर जनरेशन का अपना इम्तिहान होता है, हर जनरेशन अपने तरीके से उसे लड़ती है. मैं जस्ट बाय कोइंसिडेंस आई वाज इन द 1983 बैच. तो जो लोग तिहाड़ में गए थे 14 दिन, वहां ठीक ठाक रह के आए थे, बहुत प्रॉब्लम थी नहीं दरअसल. लेकिन वो मैं उनमें से था जिन्हें 14 दिन जाने का मौका मिला. वी हैड वन काइंड ऑफ अ सेट टू इश्यूज टू कम अप अगेंस्ट. आपकी जनरेशन के पास एक अलग किस्म की चैलेंज है. लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे हम सब इमरजेंसी को याद करते हैं, आज इस देश में इमरजेंसी को याद किया जाता है इसलिए नहीं कि इमरजेंसी में बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो स्ट्रगल हुआ, उस स्ट्रगल ने इस देश में डेमोक्रेसी की नींव मजबूत कर दी. So emergency, which was meant to be the darkest hour, it indeed was.
But emergency ended up by strengthening the foundations of democracy in this country. I can assure you, these 5 years of Modi regime will finally, not today, not tomorrow, it is going to be a long struggle, it's going to be a very difficult struggle. But something convinces me that these 5 years will strengthen the foundations of a secular Republic of India. It depends on how we play it out. And your generation has a much bigger responsibility than people like me did. Now something about the notification. हायर एजुकेशन सेक्टर में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उन्हें आप दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक जो कि आइडियोलॉजिकल है, दूसरे जो कि स्ट्रक्चरल है। आइडियोलॉजिकल वो जो कि रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जिसे हम ब्रॉडली सेफ्रनाइजेशन कह देते हैं। वो कई चीजें हो रही हैं और कई बार मुझे लगता है कि सेफ्रनाइजेशन से भी ज्यादा बिल्कुल डिग्रेडेशन है। सी बीजेपी की एक बदकिस्मती है और उसे बदकिस्मती कहा जाएगा और कुछ है नहीं कि इस मुल्क का सेकंड रेट इंटेलेक्चुअल भी उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं। सो उन बेचारों को थर्ड से शुरू करना पड़ता है। सो इस थर्ड डाउनवर्ड्स दैट देयर सिलेक्शन हैपेंस। सो व्हाट दे डिड इन IIFT पुणे, what they have done in other places, I don't call it saffronization, it's a plain and simple degradation of higher education. अब उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस अपॉइंट कर दी है। उसमें जो लोग बने हैं काउंसिल के मेंबर्स, मुझे देख के गुस्सा नहीं आता, मुझे हंसी आती है कि चलो, जिसे वो कहते हैं बिल्ली के भागो चीका फूटा, लेकिन बेचारों की भी किस्मत खुल गई एक बार कभी। This is really what's happening. So, but there's an element of saffronization which is becoming more evident now with the coming of Prakash Javadekar, which was a shade less evident in the first 2 years. But the other thing which is deeper, is structural changes, which are not merely to do with NDA, which are not to do with BJP, which is something which is happening for the last 20 years or so. जो हमारी हायर एजुकेशन, जिसे हम कई बार प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन कह देते हैं, शायद वो ठीक फ्रेजेस नहीं है, लेकिन हमारी हायर एजुकेशन में जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो सुरजीत ने आखिर में कहा कि आप क्वालिटी बनाएंगे, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बताएंगे, लेकिन उस क्वालिटी को पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं देंगे। सो व्हाट आर यू डूइंग? सो ऑन द फेस ऑफ इट the formal logic of quality is impeccable, गलत बात नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर उस क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में रिसोर्सेज नहीं डालते और क्वालिटी की डिमांड बरकरार रखते हैं, उसको स्ट्रिंजेंट करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप प्राइवेट एजुकेशन के लिए रास्ता खोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर ठीक से डिग्री विग्री लेनी है तो वहां जाया करो, यहां क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? अभी तक हिंदुस्तान की प्रॉब्लम ये थी, या स्ट्रेंथ हिंदुस्तान की ये थी, कि द इंडियन एलीट स्टिल हैड इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट लेफ्ट इन हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया। इंडियन एलीट हैज ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट लेफ्ट इन द पब्लिक सेक्टर स्कूल एजुकेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तान के एलीट का, अनफॉर्चुनेटली हम जैसे लोगों का भी जो बहुत बड़े एलीट नहीं है, अब मेरी भी हिम्मत नहीं है अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजने की। मैंने कोशिश की, 1-2 दिन घूम के आया, उसके बाद तीसरे दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई अपने बच्चे को स्कूल में भेजने की। सो आई डोंट स्पीक विद मच राइचुअसनेस हियर, बट सीधी बात यह कि हमारे एलीट का इस वक्त हिंदुस्तान के स्कूल एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, बिकॉज द एलीट हैज कंप्लीटली एग्जिटेड फ्रॉम स्कूल एजुकेशन, पब्लिक स्कूल एजुकेशन। सरकारी स्कूल से अब कोई ताल्लुक नहीं है उसका, लेकिन अभी भी पब्लिक सेक्टर की हायर एजुकेशन से उसका ताल्लुक है। अभी भी हिंदुस्तान के एलीट को IITs चाहिए, IIMs चाहिए, JNU चाहिए, DU भी चाहिए, कुछ एटलीस्ट आधे कॉलेज तो चाहिए DU, बाकी आगों से मतलब नहीं है। और इसलिए हिंदुस्तान के एलीट को हर बार हायर एजुकेशन से कुछ खेल करने पड़ते हैं। अब पब्लिक एजुकेशन से कोई, स्कूल एजुकेशन से हिंदुस्तान के एलीट को कोई खेल करने की कोई जरूरत नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान चला दो, 5,000 करोड़ ज्यादा दे दो, 10,000 करोड़ अगले साल कम कर दो, मेक्स नो डिफरेंस, मेक्स नो हेडलाइंस ईदर, क्योंकि अखबारों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर।
higher education is still a matter of interest to the Indian elite. That's why it's in news. That's why we have to talk. And to my mind, what we are discussing today is one of the structural issues. It is not one of those saffronization ideological issues. I'll tell you why. इस सारे के पीछे क्या है? This is ये जो आप रेगुलेशन आया 2016 का, इससे पहले 2009 का रेगुलेशन आया था, मोरलेस इसी लाइंस पे था, उसमें कुछ एडिशंस हुए हैं, 2009 में आया था. I should also clarify as a matter of just complete disclosure, I was a member of the UGC from 2010 to 2012. So I was not involved either in the previous one or in this one. It came up several times. No, just to clarify, I do think both regulations are required. And I want you to appreciate, क्योंकि हम गंभीर बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कुछ नुआंस बात करने के लिए तैयार होना चाहिए. जो असली प्रॉब्लम हमारे यहाँ है वो ये कि हायर एजुकेशन का एकदम एक्सपेंशन कर दिया गया है. खास तौर पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई हैं. इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त हैं, आई लॉस्ट द काउंट. आई थिंक वी आर अबाउट सम 400 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और समथिंग टू दैट इफेक्ट. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोल दी. स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आर कंप्लीटली स्टार्व्ड ऑफ रिसोर्सेज. यहाँ JNU में बैठ के आप में से जो लोग किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से आए हैं उन्हें अंदाजा होगा कि क्या स्थिति है. नहीं तो अमूमन मुझे लगता है, और मैं कहना चाहता हूँ, JNU के स्टूडेंट्स को कोई बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है हिंदुस्तान की एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी कैसी होती है. कितनी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है. डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ एक टीचर है, डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ गेस्ट टीचर्स से चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी सिर्फ आपसे एग्जामिनेशन फीस ले लेके चल रही है. बिल्कुल रूटीन चीज़ें हैं, क्लासरूम्स नहीं है. स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की इतनी बुरी हालत है इस वक्त हमारे देश में. और जो हायर एजुकेशन का सारा खेल तमाशा होता है वो उन्हीं 30-40 इंस्टीट्यूशंस के अराउंड होता है, जिनमें से एक JNU भी है. सो इन रिसोर्स टर्म्स JNU इज ए पैम्पर्ड यूनिवर्सिटी. It has far more resources than any other average university of this country, which is not to say it has more resources than needed. But all other universities of this country live far, far below what is absolutely minimally necessary. अब उसका नतीजा ये हुआ है that MPhil PhD degrees have become a joke all over the country. इतनी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ से इस तरह की शिकायत आ रही थी कि लोगों को रातों रात, और ख़ासतौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बहुत खेल हो रहा है कि आपने कल अप्लाई किया, आज आपका इंटरव्यू करके आपको PhD में एडमिशन दे दिया गया, और 6 महीने बाद 8 महीने बाद आपने PhD सबमिट की, उसको किन्हीं दो ऐसे लोगों ने एग्जामिन कर लिया जिन्हें दुनिया में जिनका नाम कोई नहीं जानता, और आपको PhD डिग्री मिल गई. I mean, the number of scandals I heard about MPhil PhD degrees in this country is astonishing. ये regulations उसको रोकने के लिए आए हैं. The intent is not bad. Such a regulation is required. This is the job of UGC. UGC ends up doing lots of things which are not its job. This must be the job of UGC to say, okay, you can't award MPhil PhD degree the way you please. आपको जैसे BA में भी कहा जाता है, MA में कहा जाता है, B.Ed पहले 1 साल का होता था, उसको चेंज करके 2 साल का किया गया है. That is precisely the job of UGC. So UGC is very much doing its job when it says there are some minimum standards that need to be maintained. अब जो structural issue है वो ये है कि हमारे यहाँ इतनी वेरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन सबको एक डंडे से चलाना है, एक रूल बनाना है. somehow it's the वैसे हम डाइवर्सिटी को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन when it comes to making rules, even the most progressive people, we want to frame one rule which will apply to everything. And the classic example of that is the student union rule of the Lingdo committee. You know, committee set up with good intent, for which JNU was a model. And the first, and to my mind, the only victim was JNU itself. जब आप एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स बनाने के चक्कर में पड़ते हैं इतनी सारी डिफरेंट सिचुएशंस में,
तो जिस एक चीज को आपको बचाना चाहिए वो एक चीज सबसे पहले इसकी विक्टिम होती है ना। आई थिंक समथिंग ऑफ दैट इज हैपनिंग इन दिस केस एज वेल। Such rules are required, but unfortunately these flat rules, which are basically meant for some private shop which calls itself a university, उस दुकान को रोकने के लिए ऐसे रूल्स बना दिए कि वो दुकानदार तो फिर भी उससे बच जाएगा, जेएनयू उसके चक्कर में फंस जाएगी, जो लिंगदो कमेटी में भी हुआ। बाकी सब बच गए या उन्होंने इलेक्शन करवाने ही बंद कर दिए, जेएनयू फंस गई इस रूल्स के अंदर। Something like this is happening, specifically on these 3 or 4 issues. One is the qualification of teachers. You know, if you look at the manner in which these private shops are being run, I cannot take issues with someone prescribing qualifications for teachers. बिल्कुल ऐसे लोगों को मतलब अपॉइंट किया जा रहा है जिनके पास किसी तरह का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है टू बी यूनिवर्सिटी टीचर्स। उनको रोकने के लिए रूल बन रहा है और वो अप्लाई इधर हो रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, one of the problem in many universities is there is a department which has 1 teacher and the department has 25 PhD students. Now, how is it possible? Someone has to come and say, sorry, this is not on. On the Research Advisory Committee, I think the intent of the rule, and I need to learn more from you on this particular issue, the intent of the rule was to move away from the supervisor-driven system. जो पहले होता था, जो अभी भी हमारी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि हमने ब्रिटिश मॉडल को अडॉप्ट किया है, जो कि सुपरवाइजर-ड्रिवन है। सुपरवाइजर इज एवरीथिंग, जिसका मतलब जेएनयू में नहीं लेकिन देश की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि उनकी शॉपिंग भी आप करते हैं, सब कुछ काम करते हैं उनके लिए। उसको थोड़ा सा वो करने के लिए, थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए एक्चुअली रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का सिस्टम, विच इज द अमेरिकन सिस्टम, वेयर यू इट्स नॉट 1 सुपरवाइजर, इट्स ए ग्रुप ऑफ 3 or 4. Of course, the beauty of American system is that you can choose which 3 or which 4. ये हमारा सिस्टम करता नहीं, हम नकल में भी थोड़ा अकल नहीं लगाते हैं, तो वहाँ दिक्कत आती है। But the heart of the matter is something else. ये जो एडमिशन प्रोसेस वाला मामला है, उस पर मैं थोड़ा फोकस करूँगा। ये जो रूल जो है अबाउट रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा वोसी, I just read out to you what the rule says. And you tell me what is the interpretation of your vice chancellor. और कैसे दोनों चीजें स्क्वायर करती हैं, आप मुझे बताइए। आप इसी के मेंबर हैं, आप तो ये बातें कहेंगे, लेकिन मैं at the heart of the dispute is clause 5.4. It's clause 5 is procedure for admission. वो बताता है कि प्रोसीजर में क्या होगा। हर एक को I'll just read out 5.4. Higher education institutions shall admit candidates by a 2-stage process through 5.4.1. An entrance test shall be qualifying with qualifying marks as 50%. The syllabus of the entrance test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific. The entrance test shall be conducted at the centers notified in advance, etc., etc. That's okay. The next clause is an interview or viva to be organized by the higher education institution as mentioned in clause above, when the candidates are where the candidates are required to discuss their research interest area through a presentation before a duly constituted departmental research committee. So what does that clause say? इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि रिटन टेस्ट इज कंपल्सरी। जो पहले कई यूनिवर्सिटीज में होता था, अभी भी होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज भी होता है कि आपको पीएचडी के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, रिटन टेस्ट नहीं होता।
दैट के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। So written test and interview will be 2 stages. ये लिखा है। So there is a compulsion of written test. There is a compulsion of interview. But where does it say? While it clearly says that written test is a qualificatory must, where does it say that written test is merely qualificatory? तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। I make it my business to study rules and laws. और UGC में जाने के बाद एक ये चीज मैंने सीखी थी कि rules law को एक एक वर्ड पढ़ना चाहिए। It nowhere says that. जैसे UPSC में होता है the qualifying test, whatever that is called, prelims. Prelims that prelims is qualifying and merely qualifying, है ना? Is that right? उसके marks count नहीं होते हैं फाइनल। But if so, laws and rules clearly state that it is qualifying and merely qualifying, and its marks shall not add in the final merit. This clause does not say that at all. I was still in two minds. I asked your friend. He said, हमने ये बात उठाई थी, यूनिवर्सिटी ने नहीं मानी. I read it again. I asked a lawyer friend of mine. He said, you're absolutely right, it doesn't follow. फिर भी मैं थोड़ा सा शक में था कि क्यों ऐसा रीइंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है. I rang up the UGC chairman. अभी आते हुए रास्ते में मैंने UGC chairman को फोन किया कि ये आपका क्लॉज है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि 100% मार्क्स वाइवा के होंगे और रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स बिल्कुल नहीं होंगे. यूजीसी चेयरमैन वेद प्रकाश जी ने, मेरे टाइम भी यूजीसी चेयरमैन थे तो मैं उन्हें जानता हूं, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है. मैंने कहा तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कोई यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो रिटन और वाइवा दोनों के मार्क्स को ऐड कर सकती है? उन्होंने कहा ऑफ कोर्स यस, वेयर इज द प्रॉब्लम, बिल्कुल हो सकता है. मैंने कहा कि मैं एक पब्लिक मीटिंग में जा रहा हूं, मैं आपको कोट करने वाला हूं. And in all fairness, he said, yes, of course, go ahead and quote me. This is the most reasonable interpretation. ये कह कैसे, कोई कह कैसे सकता है कि इस रूल की इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है? So, here is a rule, and here is the interpretation of someone who framed those rules, who is willing to go public. क्या बचा है? अब आप अपने वाइस चांसलर के पास जाइए, उनसे पूछिए, उनसे कहिए कि सर ये अंग्रेजी में लिखा है, ग्रीक में तो नहीं लिखा. और ये आप क्या कर रहे हैं? किसको उल्लू बना रहे हैं? ये कहीं फॉलो नहीं करता है. By plain writing, by legal interpretation, and now by official clarification by the chair of the body which has made these rules. किसी लिहाज से ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता कि वाइवा को 100% मार्क्स दिए जाएंगे. इन एनी केस पूरे देश में फ्लो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है. पूरे देश में इतनी कमेटीज बनी हैं इस सवाल पे, यूपीएससी के बारे में, जॉब इंटरव्यूज के बारे में. आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में कमेटी बनी है, स्टीफेंस कॉलेज में आपकी अपनी यूनिवर्सिटी की कमेटी बनी है, और विद वेरी गुड रीजंस. सिर्फ मैं लॉ की बात छोड़ दीजिए, पूरी ये क्लियर है कि वाइवा होना चाहिए. फिर हम उस चक्कर में ना फंस जाएं. कई बार होता है कि हम एक गलत चीज को ठीक करने के लिए फिर एक ऐसा यूनिफॉर्म रूल बनाते हैं जिससे नुकसान उन्हीं को हो जाता है जिन्हें नहीं होना चाहिए. तो मैं वाइवा को एबॉलिश करने के अगेंस्ट हूं. वाइवा होना चाहिए, लेकिन उसमें एक तो उसका स्कोर लिमिटेड होना चाहिए. 15% के करीब सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया होगा जॉब इंटरव्यूज के लिए, उसके लिए. और दूसरा उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. जैसे आपको अपनी स्क्रिप्ट देखने का अधिकार है. आजकल वीडियो टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है, वीडियो क्यों नहीं होना चाहिए? वीडियो शुड बी अवेलेबल और उसके पैरामीटर्स होने चाहिए. क्योंकि ये बात सच है कि वाइवा में सब्जेक्टिविटी होती है. Subjectivity is not a bad thing. Subjectivity is not bias. Subjectivity is not necessarily discrimination. You need to be subjective. I've been a teacher,
And very often I felt like saying, उसके 70% marks हैं, इसके 50% marks हैं, but I know she is more intelligent than this person with 70% marks. So yeah, I mean, I'm sure as a teacher you would agree. You need to exercise this judgment. There's nothing wrong with it. लेकिन वो judgment transparent होना चाहिए, वो उसके grounds होने चाहिए, और ये subjectivity bias और discrimination में slide न कर जाए, इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए. आपने शायद इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी भी की है जिससे साबित हुआ है, दुनिया भर में चीज साबित होती है कि सब्जेक्टिविटी बहुत जल्दी स्लाइड कर जाती है बायस और डिस्क्रिमिनेशन. इसके लिए इसे रोकने की जरूरत है. दुनिया भर में इस तरफ है. जब इतनी रिसर्च, रीजनिंग, लॉजिक के बाद हम इस डायरेक्शन में 2-4 कदम लेने लगे हैं, उस वक्त कोई कहे कि आप 100 कदम इस डायरेक्शन में ले लो, तो बहुत ही अजीब और मूर्खता की बात होगी ना ये तो. So to my mind, there is absolutely no case, neither academic, nor legal, nor administrative, for shifting to a system which would be 100% interview. That would be a terrible system. That would be regressive. JNU would have taken 10 steps back from where it is today. लेकिन मेरे हिसाब से उसके लिए रेगुलेशन जिम्मेवार नहीं है. उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है. That is where you need to attack. That is where you need to direct your energies. On the deprivation point, while I was on the phone call, मैंने सोचा इसका और फायदा उठा लें. मैंने कहा साहब ये वो deprivation point, वो कहते हैं हाँ अच्छा JNU वाले deprivation point मुझे पता है. मैंने कहा उस पर क्या असर पड़ता है? उन्होंने कहा यार मजाक कर रहे हो, उस पर क्या असर पड़ेगा? इसका कोई मतलब ही नहीं उस deprivation point से. Because there is something in the clause here which clearly says, it will take me a second to find out, जो कहता है कि अपनी कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी established policies के हिसाब से फैसला लेगी. Sorry, it's a very small font and hard to see in this slide. There is a clause here, and just बाद में मैं admission will be based on criteria that the institution exactly. Admission will be based on the criteria that the institution concerns laid down. और यूजीसी चेयरमैन ने भी इस बात को कंफर्म किया. उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है. दिस नोटिफिकेशन हैज नथिंग टू डू. एक तो रिजर्वेशन पॉलिसी में तो नोटिफिकेशन एक्सप्लिसिटली कहता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी, जो भी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका सम्मान किया जाएगा. दूसरा उन्होंने कहा अगर कोई इंस्टीट्यूशन डिप्रिवेशन पॉइंट देती है, कुछ भी करती है, इट्स देयर बिजनेस. हाउ डू वी कम इनटू पिक्चर? This notification only specifies that there would be 2 stages. Written test will be a must. Interview will be a must. Written test 50% will be a must. उसके अलावा everything else is left to the institution. मुझे नहीं पता कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी इस सवाल पे क्या पोजीशन लिया है, पर अगर कल को वो ये कहें कि डेप्रिवेशन पॉइंट के लिए अब तो जगह नहीं बची क्योंकि यूजीसी का नोटिफिकेशन आ गया है, सोने कहिए भैया अपने मन की बात साफ कहो, किसी दूसरे के कंधे पे रख के तलवार क्यों चला रहे हो? This notification has nothing to do with that as well. ये बातें बिल्कुल साफ है. जो 1-2 चीजें जो मुझे पूरी समझ नहीं आई वो था, हाँ, एक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला जो है, मुझे लगता है कि वहां एक जेन्युइन प्रॉब्लम है. क्योंकि ये नोटिफिकेशन, और प्रॉब्लम वही है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सिंगल रूल बना देने पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरीली रिसर्च, आपके यहाँ तो फिर भी एमए टीचिंग होती है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, खासतौर पे इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जहाँ एमए टीचिंग भी नहीं होती है, जहाँ द ओनली थिंग दे डू इज एमफिल एंड पीएचडी, एंड इन सम केसेस द ओनली थिंग दे डू इज पीएचडी, नथिंग एल्स. वहाँ पे दिस रूल इज समवट इडियोटिक. वहाँ इस रूल को लागू करना, और खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में लागू करना, हालांकि एक बात मैं और क्लैरिफाई कर दूं, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा जहां तक मैं समझता हूं कि किसी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की डिग्री को चैलेंज किया जाएगा. दिस नोटिफिकेशन इज अबाउट गेटिंग इन ए सेंस गिविंग एन अप्रूवल टू द एंटायर इंस्टीट्यूशन. सो यू कुड से अगर इस नोटिफिकेशन को वायलेट करते हैं
हुआ ये था कि 2009 के नोटिफिकेशन को भी जम के वायलेट किया गया था। मगर हो क्या सकता है, हो सिर्फ इतना सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशन इसको वायलेट करे तो यूजीसी ये कह सकती है कि इस इंस्टीट्यूशन की पीएचडी डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई टू ए कैंडिडेट। मेरे ख्याल से वो सिनेरियो शायद नहीं है, अनलेस आई हैव मिसरेड द रूल, कि आपके सुपरवाइजर के सामने 9 लिखे हुए हैं तो आपकी डिग्री अमान्य हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो है रूल ये है कि पूरी इंस्टीट्यूशन को अमान्य कर दिया जाएगा, एक तरह से पूरी इंस्टीट्यूशन। जैसे यूजीसी बीच बीच में कहती रहती है ना, ये यूनिवर्सिटीज नहीं है, इन यूनिवर्सिटीज की डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दैट इज द स्वॉर्ड व्हिच हैंग्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल स्टूडेंट और अबाउट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स, इट्स अबाउट द यूनिवर्सिटी एज ए होल। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको इस नोटिफिकेशन या रेगुलेशन को चैलेंज करना है तो उसमें ये एस्पेक्ट को जरूर चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि दैट इज सिंपली नॉट मेंट फॉर ए रिसर्च यूनिवर्सिटी। और शायद इस रूल को बनाने वालों को इसकी समझ भी नहीं थी कि रिसर्च यूनिवर्सिटीज होती कैसी हैं, क्या काम करती हैं, तो उसे आपको बदलवाने की जरूरत है। वो जो दूसरा है अबाउट टीचर्स की, वो कि 5 रिसर्च पेपर इन ए पीयर रिव्यूड जर्नल एटसेट्रा, एज यू नो इट्स ए पार्ट ऑफ ए लार्जर इडियोटिक डिजाइन। वो उसके लिए इडियोटिक ही कहा जा सकता है और कोई शब्द नहीं है, आई डोंट प्रेफर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। लेकिन वो जो पूरा टीचर्स के लिए बना है कि आप इतने चीज कर देंगे तो इतने पॉइंट मिलेंगे, एपीआई जो स्कोर्स बने हैं टीचर्स को सेलेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, वो इतना मैकेनिकल है और इतना मतलब उसका नतीजा क्या हुआ? वो हुआ कि इंटरनेशनल जर्नल को इतने मार्क्स मिलेंगे, इतने पॉइंट मिलेंगे, इंडियन जर्नल को इतने मिलेंगे। तो अब ईपीडब्ल्यू तो इंडियन जर्नल हो गया, और मेरठ से जो परसों सुबह इंटरनेशनल जर्नल छपना शुरू हुआ वो इंटरनेशनल जर्नल हो गया। और बाकायदा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरठ से एक इंडस्ट्री शुरू हो गई इंटरनेशनल जर्नल्स छापने की। तो इस तरह की इडियोसिटी अगर आप करेंगे तो ये नतीजा होगा ही। आप बेसिकली एक बाजार, एक दुकान खुलवा रहे हैं। उस वक्त मैं जब यूजीसी का मेंबर था उस वक्त आया था और मैंने अपनी तरफ से भरसक इन्हीं शब्दों के अंदर कहा था कि आप ये कर क्या रहे हो, इसका नतीजा सिर्फ इससे क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, इससे जो लोग सचमुच सीरियस राइटिंग वगैरह करते हैं उनकी आफत आ जाएगी और बाकी किसी को कुछ नहीं होगा। आईएसबीएन नंबर वगैरह आसानी से रातों रात प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो होना शुरू हो गया, पूरा इंडस्ट्री खुल गई है इस सब चीज की। सो इन सम आई वॉन्ट टू से दैट the heart of the problem in this particular case is the very weird, unreasonable, illegal and illogical interpretation used by your university. वो क्यों हो रहा है उसके बारे में आप सोचिए। वहां अगर मैं वापस उस बात से कनेक्ट कर सकूं, पावर और पावर को कैसे यूज किया जाता है, I think it's one of those instances where you're basically जैसे बीजेपी अब कह रही है ना, budget presentation is a constitutional imperative. You know the language is that of law, but what you are being told is कि जो मेरे मन में आएगा करूँगा. That's basically what's happening in your university in this particular instance. Law, spirit of law, nothing supports it. अगर ये इंटरप्रिटेशन है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि जो मेरे मन में आएगा करूंगा, तुम कैसे मुझे रोक सकते हो? And sure, you have to stand up. As I said, it is for you to stand up and show them the law, show them the rule, show them reports and committees. I cannot imagine how something as weird as this can be accepted. अगर आप इस सवाल को शिद्दत से उठाएं, अगर आप इस सवाल को कंसिस्टेंटली उठाएं, कायदे से उठाएं, तो अभी भी मैं नहीं समझता कि ये जो इंटरप्रिटेशन है ये एक्सेप्टेबल हो सकती है। और आपके करने का एक अच्छा फायदा होगा, आप अगर इस चीज को यहां रेजिस्ट करेंगे तो इस आड़ में जो 10-15 दूसरे वाइस चांसलर्स भी सोच रहे होंगे कि मौका आ गया चलो कर लो, उनका खेल भी रुक जाएगा। जेएनयू ने काम बहुत बार इस देश में किया है, मेरी उम्मीद है कि जेएनयू अपना फर्ज इस बार भी निभाएगा।